सर, अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान में हमले किए हैं, कहाँ तो 15 दिन का टाइम ले लिया था और कहाँ अचानक से एक तरह से सरप्राइज अटैक है ये। और अब जो हालात बदल रहे हैं पल पल, सीधे सीधे रूस और चाइना तो समर्थन में आ गए हैं, रूस के पास जा रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री कल मुलाकात करेंगे। हालात किस तरफ बढ़ते दिख रहे हैं आपको? बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा, इसलिए तो कहते हैं ना, योर चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप तो बिल्कुल बेमिसाल हैं। नाउ सवाल पूछते हैं, आप लोगों का काम होता है हमें बताना क्या हो रहा है। हमारे जो फौजी भाई हैं वो बताते हैं कैसे हो रहा है, यहाँ से प्लेन आएगा, यहाँ से जाएगा, इधर से गया, उधर से गया, बंकर बस्टर, ये वो। हमारा डिप्लोमेसी में काम होता है ये क्यों हो रहा है जो कुछ वहां पे। अब उस एरिया में तीन मेन खिलाड़ी हैं जो इस समय नौटंकी चल रही है मिडिल ईस्ट में। दो चीजें नॉर्थ मिडिल ईस्ट के बारे में हम स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं। वहां के जितने देश हैं सब इस्लामिक देश हैं। ओनली नॉन इस्लामिक देश जो वहां पर बैठा हुआ है उसका नाम इजराइल है। इसराइल को वहां पे क्यों थोपा गया था, इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, बट बेसिकली कि मिडिल ईस्ट को जहाँ पे बहुत सारा तेल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको पश्चिमी देशों का एक मित्र चाहिए, तो इसराइल को आपने वहां बिठा दिया। खासतौर यहूदियों को, जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था यूरोप में। हिटलर ने तो बहुत कुछ किया था, उससे पहले भी उनके साथ अब सही प्रकार का बर्ताव नहीं हुआ था, तो वहां पे उनकी जमीन आपने लेकर पैलेस्टाइन में उनको बनाया। अब सही उनकी जमीन है नहीं है, ये कल सुबह तक आप बहस करते रहिए कौन सही है। 10,000 साल पहले किसके पूर्वज वहां थे, या 50,000 साल पहले, या 1 करोड़ साल पहले, वो आप बात करते रहिए। अब ये तीन मेन खिलाड़ी हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल कहता है मुझे जीने का अधिकार है, मैं जीना चाहता हूँ। ईरान कहता है कि तेरे को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो दुनिया से यहूदियों को और इजराइल को। अमेरिका क्या कहता है कि टाइगर देख, ये मेरा मित्र है, मेरा सबसे मजबूत दोस्त है उस इलाके में, उस इलाके में ढेर सारा तेल है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं वहां पर इजराइल की रक्षा करूंगा क्योंकि वो मेरा प्रतिनिधि है वहां पर। एक तरह से मेरा चौकीदार है जो इस एरिया को स्टेबलाइज कर रहा है, और मैं अपने चौकीदार के साथ धोखा नहीं करूंगा, उसको मैं हवा में लटकने नहीं दूंगा। ये बेसिक तीन खिलाड़ी हैं। अब बाकी सब खिलाड़ी जो बीच में आ गए हैं, ये इनका मार्जिनल इंटरेस्ट है। मैंने ये सुना है कि बहुत से लोग हमारे जो विशेषज्ञ हैं कहते हैं कि एक अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ इजराइल है, पश्चिमी देश है, दूसरी तरफ ईरान है और रूस है और चाइना है। सवाल, चाइना का क्या इंटरेस्ट है? कल ईरान अगर गायब हो जाए दुनिया से, वो टिंग टोंग पिंग पोंग टिंगलिंग जो चाइना वाला है, तेल लेता है ईरान से, लेकिन जो भी हुकूमत होगी वहां पर वो तो तेल देगी। इन मुल्ला जो है इस समय आयतुल्ला क्या नाम, अली खमेनेई, उनके साथ क्या मोहब्बत है उसकी? मुझे ये मालूम नहीं था। जो लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक सॉलिडारिटी, मुझे पता नहीं था चीन भी इस्लामिक देश बन गया। हो सकता है कि उन्होंने सीक्रेटली कह दिया हो, बन गया हो, तभी तो इतनी मोहब्बत करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, रूस। रूस व्यस्त है यूक्रेन के अंदर। रूस को क्या इंटरेस्ट है? वो तो अपने मुसलमानों को ठोकता है, जिस तरह चीन ने 15 लाख उइगुर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। रूस भी चेचन वेचन को पकड़ के खूब ठोकता है, उसको भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो फिर ईरान की मदद कौन करेगा? 57 देश हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं, 57। ईरान भी उसमें शामिल है। कोई नहीं उसका समर्थन करेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड कोई नहीं डालेगा, हथियार इधर उधर दे देंगे, लेकिन भाषण लंबे लंबे देंगे। ओ जी, ये इस्लाम पे हमला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा टाइगर, अगर इस्लाम पे है, चला जा। हमारे अपने देश भारत में भी मैंने कुछ मुल्लों को देखा था टीवी डिबेट में कहते हुए, हाँ जी जो वो मार दिया तो कोई हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह बुल्ला कोई नाम था उसका, उसको मारे, हाँ जी इन्होंने आयतुल्लाह नसरुल्लाह को मार दिया, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। तो क्या करोगे? तकलीफ हो रही है, बैठ के हाय 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 करो, नहीं तो जाके लड़ो, अगर दम है उसमें जाके मुकाबला करो उनका। वो आपका पड़ोसी पड़ोसी देश है आतंकिस्तान, वहां भी मैंने देखा था जब हमास ने हमला किया था इसराइल पर, इसराइल ने वापस उनको ठोका, तो ये ऊँटों पे बैठ गए तलवारें लेके, जब तक टीवी कैमरे थे, हम जा रहे हैं फिलिस्तीन की रक्षा करने। इसराइल ने कहा आजा टाइगर, आजा आजा आजा, तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में देखूंगा क्या होता है। इस काइंड ऑफ नॉनसेंस हम लोग देखते रहे। सो बेसिकली जो थ्री मेन प्लेयर्स का मैंने आपको बता दिया उनके इंटरेस्ट क्या है, और अब जो बाकी हैं वो सब मार्जिनल प्लेयर्स है वहां पर। किसी की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, किसी के वाइटल इंटरेस्ट उतने नहीं है जितने की इसराइल के, जितने ईरान का वाइटल इंटरेस्ट कि तुझे मिटा दूं,
और फिर अमेरिका। अब दूसरी चीज जो मैं अक्सर सोचता हूं, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं इस समय, जिनसे मैं माफी चाहता हूं कि बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्या है इसमें जो मानना ये है कि मिडिल ईस्ट में ईरान तो वहां मेंबर ही नहीं है। ईरान तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा ही नहीं है भाई। और जितने वहां पर मुस्लिम देश हैं, अरब देश, सबने एक एक करके, इजिप्ट ने शुरू किया था, इसराइल के साथ दोस्ती कर ली। पता है कि हो सकता है इसराइल के पास परमाणु हथियार हो, इसराइल के पास बहुत शक्ति है, अमेरिका का समर्थन है, हम कुछ नहीं कर सकते वहां पर। तो इससे अच्छा है कि अगर उसको ठोक नहीं सकते, उसके साथ बोलो डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, दोस्ती कर लो। इजिप्ट ने शुरू किया, बाद बहरीन गया, सूडान गया, सऊदी अरेबिया जाने वाला था, कतार भी है, यूएई भी, सब दोस्ती करना चाहते थे उसके साथ। बीच में फिर हमास का अटैक हो गया, तो फिर सऊदी अरेबिया थोड़ा पीछे हट गया। अगर ईरान उस इलाके का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, तो फिर आपकी दिलचस्पी क्या हुआ? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्या कर रहे हैं आप वहां? इस सवाल का मुझे तक अभी किसी ने जवाब नहीं दिया कि व्हाट यू वांट, आप क्यों घुसना चाहते हैं वहां पर? शिया सुन्नी डिवाइड जो है इतनी तगड़ी है कि कोई अरब देश इस्लाम पर ईरान पर भरोसा नहीं करता है। हम लोग कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, अगली कौन चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार? सिर्फ ईरान। आपका जो हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान, वो कहता है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक आधा अमेरिका ने उसको दान में दे रखा है, उसकी वो उसका चपरासी है, उसकी रक्षा करता है, चौकीदार है। वो कहते हैं जी मेरे पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए इस्लामिक दुनिया का मैं हूं सबसे बड़ा सरताज। सऊदी अरेबिया कहता है चुप हो, एक झापड़ लगाऊंगा, दोनों मस्जिदें मक्का मदीना तो मेरी हैं, मैं हूं वहां का शहंशाह। तुर्की कहता है भाई आप दोनों खामोश हो जाओ, ऑटोमान तो मैं हूं, सबसे बड़ा साम्राज्य मेरा होता था, मैं उसको वापस ला रहा हूं। ईरान फिर कहता है यार देखो मेरी बहुत बड़ी फौज है, मैं बहुत मार खा रहा हूँ, बहुत मेरी कैपेबिलिटी है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं शिया हूँ, मैं सरताज हूँ। मिस्र बैठा हुआ है कोने में, तुम लड़ मरो, उसके बाद मैं आके बोलूंगा इस्लामिक दुनिया का मैं लीडर हूँ। मुझे लगता है कि इस्लामिक दुनिया में लीडर ही लीडर है, कोई फॉलोअर नहीं है इस्लाम। तो जो हम देख रहे हैं मैम इस समय बेटा, कि जो सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट है वो सबको एक्सपोज कर, सबके वस्त्र उतार रही है, किसी में दम नहीं है। स्टेटमेंट्स देंगे कि वो आके ईरान की मदद करे। अब वो एक मैड मुल्ला मुनीर है, कहता है कि मैं फूल मार्शल हूँ, ऐसा ही कुछ आतंकिस्तान का है। वो चला गया था व्हाइट हाउस, उसमें भोजन भी उसको मिल गया, क्योंकि उसने नॉमिनेट किया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज के लिए। व्हाइट हाउस की पर्सन बोली इन्होंने नॉमिनेट किया इसीलिए हमने इनको भोजन पे बुलाया। तो बेटा आपसे अनुरोध है, अगर आप, मैं तो 3 बार व्हाइट हाउस में लंच खा चुका हूँ, अगर आप लंच खाना चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दीजिए, आपको भी भोजन मिल जाएगा व्हाइट हाउस में। मैं अपने ड्राइवर से भी कह रहा था आप भी नॉमिनेट कर दो, आपको भी बुलावा आएगा, जाके लंच खाइए। लेकिन अब क्या सर, होता है, मुल्ला मुनीर तो कह देता है कि मैंने ये कर दिया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है डीपली ऑनर्ड टू मीट यू, चलिए नॉमिनेट हो गया, जो कुछ आपके मन में आया आपने कह दिया, डीपली ऑनर्ड। मुल्ला मुनीर ऑनर्ड नहीं था, आप थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है वो कह रही है अरे अमेरिका तो बहुत बदमाश है, देखो कितनी कितनी गंदी चीजें कर रहा है, ईरान के साथ उनको ठोक रहा है, वी कंडेम दिस। एक तरफ उसकी फौज, और मैकडोनल्ड ट्रंप साहब ने फौजी को बुलाया। यू नो समथिंग, पाकिस्तान का आतंकिस्तान का होम मिनिस्टर भी गया था, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल का मंत्री है, यंग फेलो, 45-46 साल का है, वो भी वहां गया था। उसका नाम शायद है मोहसिन समथिंग, मोहसिन नकवी मेरा ख्याल उसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी व्हाइट हाउस में था, लेकिन उसको बोला भाई देखो किचन के बाहर बैठ के कुछ खाना है तो खा लो, हम लोग तो अंदर डाइनिंग रूम में जा रहे हैं, जो हमारा खा। वो बैठा रहा चुपचाप से। कैन यू इमेजिन, कहीं भारत का आर्मी चीफ किसी देश में इनवाइट हो और साथ में रक्षा मंत्री हो, और हमारे रक्षा मंत्री को बोले जी आप बाहर बैठिए हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, लेकिन वो बेचारा चुपचाप बैठा है, उसको पता है मुंह खोलूंगा तो यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा। तो ये सिचुएशन थी वहां पर कि अब टोटल ये जो मैं देख रहा हूँ, टोटल कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की सिविलियन हाइब्रिड गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम देशों को कहना चाहते हैं अरे अभी हम भी हैं, हम जिंदा हैं, अभी टाइगर बीमार है पर जिंदा है। और बाकी जो उनका आर्मी चीफ है वो कहता है अभी ये टाइगर की बात नहीं सुनो, असली टाइगर तो यहाँ पे। लंच पे क्यों बुलाया था उसको? इसलिए नहीं कि उसको बहुत मुल्ला मुनीर की चेहरा सर, पसंद है, या कभी कभी वो कुरान के जो पढ़ता रहता है कहता रहता है, वो सब गलत कहता है, अरबिक में बोलता हूँ मुझे समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। बुलाया इसलिए था कि मुझे ईरान को ठोकना है।
ठोकने के वास्ते अगर मुझे एयरबेस चाहिए तो मेरे को आपके एयरबेस चाहिए, जिनका मैंने प्रयोग किया था तालिबान को ठोकने के लिए अफगानिस्तान में, और सोवियत संघ के जब जंग हो रहा था तो मुजाहिदीन को सप्लाईज वगैरह देने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया था। मैं फिर करूंगा, और अगर मेरा कोई पायलट, उसका जहाज गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान से है। ये उसका बेसिक इंटरेस्ट था। और फिर तो हमें पता ही है कि मुल्ला मुनीर तो अब एजेंट बन गया है अमेरिका का, क्योंकि उसने एक घड़ी, एक स्मार्ट वॉच भी दी थी ईरान के आर्मी चीफ को, जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। और वो बड़ा खुश था वो आर्मी चीफ, अरे अरे मेरे भाई, मेरे मुस्लिम ब्रदर सिस्टर, उसने घड़ी पहन ली। इसराइल ने उसको ट्रैक किया और फिर जहां बैठ के भोजन कर रहा था भेज दिया उसकी 72 ऊँटों के पास। तो ये मुल्ला मुनीर जो है अब ये बन गया है पूरा स्पाई फॉर अमेरिका एंड एजेंट ऑफ इजराइल। और ये मुझे लगता है कि अगर ईरानियंस के पास ताकत हो इसको मार डालेंगे। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई मोहब्बत नहीं है। आपको याद है पिछले साल जनवरी 2024 में एक दूसरे में मिसाइलें फेंक रहे थे कि तू बलूची आतंकियों का समर्थन, मैं नहीं करता तू करता, अरे चुप कर तू करता। मिसाइलें इधर से आई, मिसाइलें उधर से गई। फिर उनका जो लेट प्रेसिडेंट ईरान का था, उसका नाम था राइसी मेरा ख्याल, वो गया ईरान, वो गया पाकिस्तान 2-3 महीने के बाद, अरे डार्लिंग हम तो मुस्लिम मुस्लिम हैं, ब्रदर सिस्टर क्यों लड़ रहे हैं आपस में, हाँ जी तो हम तो भाई बहन है, नहीं लड़ेंगे। वापस गया, फिर से मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि आपस में कोई दिस नहीं है। वो शिया है, वो सुन्नी है, और शिया सुन्नी डिवाइड बहुत गहरा है। ये स्थिति है इस समय। अब क्या होगा, ईरान क्या करेगा? क्या ईरान अमेरिकन बेसिस पे हमला करेगा? अगर ईरान ने किया तो फिर एक छोटी सी संस्था है बेकार सी, उसको नेटो कहते हैं, तो उसका आर्टिकल 5 किक इन हो जाएगा। आर्टिकल 5 का मतलब है अगर तूने अमेरिका पर किया तो फिर तूने सब पे किया है, हम सब आ जाएंगे। ईरान लड़ेगा इन सब के साथ। अभी तक रूस ने हमला नहीं किया किसी छोटे से पिस्सू से नेटो देश पर, उसको पता है अगर मैंने इन पे हमला किया तो सब कूद पड़ेंगे अंदर। तो वो ईरान भी कुछ नहीं करेगा, धमकी देगा और इजराइल को ठोकेगा जहां तक ठोक सकता है, लेकिन अमेरिका से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यही तो चाहता है। देखिए कितनी शानदार स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। मैं 2 हफ्ते तक सोचूंगा और 2 दिन में उसका उसने सफाया कर दिया। अब क्या होगा ये भी सुन लीजिए, और फिर उसके बाद आप बाकी सवाल पूछिए, मैं बता मैं देता ये हूँ। जानना चाह रही हूँ कि जो आपको लगता है कि जिन जिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन तबाह हो गए, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, हमने तो यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था, तो फिर वो तो तो जो चंद्रमा पे, टारगेट था वो है ही नहीं। आपको बता नहीं, वो चंद्रमा पे ले गए थे, पता नहीं वहां पे एक ईरानियन कॉलोनी भी है, वहां पे रखा हुआ है। सब बर्बाद हो गया इनका। वो आईए वाला कभी कहता है रेडिएशन है, कभी कहता है नहीं है, कभी कहता है अच्छा कल देखूंगा परसों देखूंगा, वो भी अपने बयान बदलता रहता है। बेसिकली उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई सालों तक पीछे कर दिया। लेकिन अगर यही मुल्ला सरकार वहां पे रही, रेजीम रही, ये आयतुल्ला खमेनी तो मेरा ख्याल 86-87 साल का, वो तो चला जाएगा। और अभी तो है ही नहीं, ईरान में भाग गया है, वो शायद मॉस्को में बैठा हुआ। उसका सीरिया का भी दोस्त बशार अल असद भी वहां पर है। तो आपस में दोनों, अरे मेरे शिया भाई, शिया में डार्लिंग डार्लिंग कुछ कर रहे होंगे वहां, प्रार्थना वार्थना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कुछ चल रहा होगा वहां पर। मेरा अपना मानना है, विच आई थिंक, जो मैंने हम लोगों ने एनालिसिस किया, मेरा जो ग्रुप है जिनका भी फोन आया था, तो मैं जो उनसे, हम लोग जो बात करते हैं, हमारा एनालिसिस ये है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर मुल्ला सरकार रही तो वो दोबारा उसको रिवाइव करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कन्वेंशनली 1500 किलोमीटर से दूर मैं इसराइल को नहीं ठोक सकता। मैं मिसाइलें जो फेंक रहा हूं, सोच लीजिए बेटा, अगर किसी एक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड होता, ईरान के पास होते, तो इसराइल का क्या हाल होता। छोटा सा तो देश है, 1 करोड़ की आबादी है, उसके पास 9 करोड़ है। इनमें से एक मिसाइल पे भी न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो इसराइल तो खत्म हो गया था। सो मेरा ये मानना है कि जब तक ये मुल्ला सरकार रहेगी ये फिर कोशिश करेगी, इसीलिए रेजीम चेंज वहां पर बहुत जल्दी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है, इनके चैनल को देखते रहिए और कहीं मत जाइए। सारी जानकारी हमारी बेटी जो है अंजू पंकज, वो सब आपको देगी। थैंक यू, बहुत यू आर द बहुत बेस्ट। थैंक नमस्कार। यू बेटा। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम।